Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. आज है 21/4/2017 और well, first of all, commendable job to all of you who attempted that test और आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया. लोगों ने मुझे तो लग रहा था काफ़ी कम मार्क्स आएंगे क्योंकि it was a difficult test but a lot of people managed to score 100%. So 15 out of 15 जिनके भी आए हैं, kudos to you guys, commendable job. It's all because of your hard work and focus. और जिन लोगों के कम भी आए हैं, don't lose heart, just keep on working. अगले टेस्ट में ज़्यादा आ जाएंगे. And remember the main thing is आपका रिविजन साथ साथ हो रहा है. You are memorizing the words. और ये ज़रूर याद रखना कि जितना सेंटेंसेस बनाओगे, जितना लिखोगे, उतने आपके ब्रेन में इम्बाइब हो जाएंगे. सो कीप मेकिंग सेंटेंसेस एंड कीप राइटिंग बिकॉज इट्स द बेस्ट वे टू मेमोराइज वर्ड्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कोट. The quote of the day is, "The one who does not sacrifice anything cannot achieve anything." जब तक आप कुछ बलिदान नहीं देते, आप सेक्रीफाइस नहीं करते, तब तक आप कुछ पा नहीं सकते. इसकी एक डिफरेंट टाइप की कोटेशन है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ह्यूमन काइंड, इंसान जो होते हैं, हम सब लोग इंसान हैं, वी कैनॉट गेन एनीथिंग विदाउट फर्स्ट गिविंग समथिंग इन रिटर्न. टू ऑब्टेन समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू मस्ट बी लॉस्ट. हम तब तक कुछ पा नहीं सकते जब तक हम इक्वल वैल्यू की कोई चीज़ दे ना दें. कुछ पाने के लिए आपको उसी की वैल्यू की चीज़, इट्स लाइक एक्विवेलेंट एक्सचेंज. द फर्स्ट वर्ड इज जर्मेन. देखिए, जर्मेन एक एडजेक्टिव है. यहाँ पर द हिंदू में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं. जर्मेन हेयर इज़ द फैक्ट दैट मिस्टर माल्या इज़ बीइंग एक्यूज. अच्छा देखो, जर्मेन हेयर इज़ द फैक्ट मतलब ये जो बात कही जा रही है, नीचे आगे जो भी बात ये कह रहा है राइटर, ये कह रहा है कि ये बहुत रेलेवेंट बात है, ये संबंधित बात है उस चीज़ से, उस टॉपिक से जिसके बारे में वार्तालाप की जा रही है. तो यहाँ पर इंग्लिश में हम कहेंगे जर्मेन का मीनिंग होगा रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड. इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, रेलेवेंट, पर्टिनेंट या एप्लीकेबल. तो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेस हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली यूज़ इट. ही ओनली आंसर्स क्वेश्चंस जर्मेन टू द टॉपिक. जो भी सवाल टॉपिक से रिलेटेड हो सिर्फ उन्हीं का जवाब करता है. हम ये भी कह सकते हैं द पॉलिटिशियन इज डिस्कसिंग टॉपिक्स दैट आर्ट जर्मेन टू द इंटरव्यू. तो इमेजिन करिए कोई पॉलिटिशियन जिसका मतलब इंटरव्यू चल रहा हो, वो ऐसी टॉपिक्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दे जो इंटरव्यू का जो थीम है, जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे रेलेवेंट नहीं है. तो हम कहेंगे दैट ही इज़ डिस्कसिंग टॉपिक्स दैट आर्ट जर्मेन. ठीक है, रेलेवेंट नहीं है उससे. तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा. इनअप्रोप्रिएट, इररेलेवेंट या अनसूटेबल. देखिए, अगला शब्द है स्वर्दी. स्वर्दी, इसको कई लोग गलती से स्वार्थी बोल देते हैं क्योंकि सर यहाँ पे SWARTHY है, तो सर ये स्वार्थी हो गया ना, क्योंकि स्वार्थी है तो स्वार्थी बोलूँगा ना मैं. सर नहीं, इसको सही तरीके से बोलने का तरीका है स्वर्दी. स्वर्दी कौन होता है. स्वर्दी मतलब कोई जिसकी स्किन थोड़ी डार्क हो, सावला हो, डार्क स्किन्ड हो, बेसिकली टैंड. टैंड मतलब जो सूरज में बहुत टाइम के लिए आप रहोगे तो क्या हो जाओगे, यू विल बिकम टैंड. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है इसका, डस्की. डस्की का मतलब ही वही होता है, थोड़ी सी सावली सी स्किन वाला. स्वर्दी हो गया वो आदमी. ठीक है, तो यहाँ पर दो सिंपल से सेंटेंस है. ही लुक्ड वेरी स्वर्दी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दैट कंट्री. किसी भी कंट्री का नाम ले लो, आई डोंट वांट टू साउंड रेसिस्ट, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया. तो अगला आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द इंजरी हिज फिंगर टर्न्ड स्वर्दी. तो कई बार चोट लगने के बाद भी उंगली क्या हो जाती है, थोड़ी डार्क सी हो जाती है, काली सी हो जाती है, तो इट बिकम्स अ बिट स्वर्दी. अच्छा, तो यहाँ पर कुछ एंटोनिम्स हैं इसके, पेल, फेयर और लाइट. तो सिंपल से इसके ये एंटोनिम है. और या जस्ट रिमेंबर स्वर्दी मतलब डार्क कंप्लेक्शन. देखो, अगला शब्द है मंडेन. ये एक एडजेक्टिव है. देखो, मंडेन का वैसे आप अगर सिनोनिम्स देखोगे तो इट मीन्स कोई चीज़ बोरिंग हो, टायरसम हो, मोनोटोनस हो, वियरसम हो, बहुत ही वियरी का, एक तरीके से आपको थका सी दे, बहुत ज़्यादा इतनी बोरिंग हो कि यू फील वियरी, अनइंटरेस्टिंग हो. मगर इसका एक और मीनिंग ये भी होता है जो एवरीडे लाइफ से जुड़ी हो, बट जो एसेंस है वो सेम है. क्योंकि एवरीडे लाइफ जो डेली रूटीन होती है, सुबह उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, खाना बनाओ, है जो भी है, तो वो क्या है, इट इज़ क्वाइट मंडेन, राइट. बोरिंग सी है. लोगों को क्या पसंद आता है, इंटरेस्टिंग क्या होता है, एडवेंचर, कोई नई चीज़ हो जाए, कुछ अनोखा सा हो जाए. सो
ये दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मंडेन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि इसका सिनोनिम बताओ तो यही ऑप्शन में होंगे आपके, डल, बोरिंग, टीडियस, टायरसम वगैरह या अनएक्साइटिंग। तो इसके कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। ही चोज, चूज नहीं आएगा, चोज, ही चोज द मोस्ट मंडेन असाइनमेंट फॉर सम ऑड रीज़न। तो फॉर सम ऑड रीज़न मतलब मुझे पता नहीं वजह क्या है, मगर सबसे बोरिंग असाइनमेंट उसने चूज़ करी। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब वॉज क्वाइट मंडेन। तो कोई किसी भी आदमी की जॉब एक बार लग जाती है तो इवेंचुअली कुछ महीनों बाद सारा जो जोश जुनून होता है कि जॉब चाहिए वगैरह वो सब बैठ जाता है, एंड लाइफ बिकम्स व्हाट, बोरिंग, वही सुबह जॉब वगैरह, इट बिकम्स मंडेन। हम ये भी कह सकते हैं आई लीड अ प्रिटी मंडेन एग्जिस्टेंस। तो कोई आदमी हो जो बहुत सैड हो या उसको लगता हो जिंदगी की जा नहीं रही, बस मैं दिन काट रहा हूँ, तो कहेगा कि आई लीड अ प्रिटी मंडेन एग्जिस्टेंस। तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स समथिंग एक्साइटिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रॉर्डनरी आप इससे वर्ड से देख रहे होगे कि ऑर्डनरी से हट के, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और इमेजिनेटिव, कोई काल्पनिक कोई चीज़ हो जाए अलग से, कल्पना में तो अनोखी चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। सो दिस इज मंडेन। आगे देखिए एक ईडियम है, ऑड्स स्टैक्ड अगेंस्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ था द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, याद नहीं आ रहा कहाँ से लिया है, ऑड्स स्टैक्ड अगेंस्ट माल्या। तो देखिए जब भी ये ईडियम का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब के बात की जा रही है कि किसी आदमी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक बहुत ही ख़राब पोजीशन में है वो, कि मतलब बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में है, जीतने के आसार उसके बहुत कम है। तो आप कहोगे द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। ऑड्स समझ लो, ऑड्स कैसे, इसका मतलब क्या होता है? ऑड्स मतलब कोई किसी चीज़ के होने के चांस क्या है। अब मैं जैसे जो लोग दो बात कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी कह सकता है कि व्हाट आर दी ऑड्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन हैपनिंग अगेन, कि विमुद्रीकरण होने, फिर से होने के चांसेस क्या हैं। तो ऐसे ही एक तरीके से मैं क्या पूछ रहा हूँ कि उसका लाइकलीहुड क्या है, ठीक है। तो ये ऑड्स यहाँ से आता है कि लाइकलीहुड जो हो, स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक पड़ा हो। अब मान लो कार्स हैं, गाड़ियाँ, अगर मैं कहता हूँ द कार्स आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक गाड़ियाँ एक तरीके से रखी हुई हैं। तो ऑड्स स्टैक्ड अगेंस्ट मतलब कि लाइकलीहुड होने के जो चांस है ना वो भारी मात्रा में उसके अगेंस्ट है। तो मैं अगर जरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ, कुछ सेंटेंसेस हैं। द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम बट ही विल नॉट थ्रो इन द टावल येट। आपको याद है ये हमने इडियम डिस्कस किया था, थ्रो इन द टावल, बॉक्सिंग से रिलेटेड है इसका। बॉक्सिंग से मतलब इसका थोड़ा बहुत रिलेटेड है कि हार मान लेना बेसिकली। टू थ्रो इन द टावर मतलब हार मान लेना, टू नॉट थ्रो इन द टावर मतलब ऑफ कोर्स हार ना मानना। तो उसके मतलब जीतने के चांसेस काफ़ी कम है, मगर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ईडियम वैसे भी याद रखना, थ्रो इन द टावल मतलब हार मान लेना। अच्छा आगे एक अच्छा सेंटेंस है, द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के जीतने के चांसेस कम है, बट विद कोहलीज प्रॉवेस वी माइट विन। जीतने के चांसेस कम है, बट कोहली की स्किल, उसकी जो भी उसके पास क्षमता है, शायद उसकी वजह से हम जीत जाएं। सो याद रखना, इसको सेंटेंस भी बनाओ, और स्टैक्ड अगेंस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। अब देखिए अगला शब्द है कैलस। व्हाट डज कैलस मीन? एडजेक्टिव है। देखिए कैलस वो आदमी होता है जो बहुत इनसेंसिटिव हो, सामने वाले की फीलिंग्स या उसकी जो भी उसकी जो भावनाएं हैं उसकी कोई कदर ना हो, उसको जो मुंह में आए वो बोल दे। तो इसके सिनोनिम्स होंगे हार्टलेस, जिसका दिल ना हो, अनकेयरिंग, किसी की परवाह ना करे, कोल्ड, ये विंटर वाला कोल्ड नहीं है, इडियोमैटिक वे में कह रहा हूँ कि दिल बहुत उसका ठंडा है ऑलमोस्ट। तो कोल्ड हार्टेड भी कह सकते हो आप। कोल्ड हार्टेड मर्डरर कहते हैं ना, कोई जिसका बिल्कुल ही दिल ऑलमोस्ट लगे कि कोई उसके अंदर वार्मथ ही नहीं है, किसी के साथ कोई बहुत ही बुरा करे तो वो कहोगे कोल्ड हार्टेड मर्डर है ये। तो इनसेंसिटिव भी कह सकते हो, लैकिंग कंपैशन, कंपैशन की कमी, कठोर बेसिकली। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं इसके। हिज कैलस कॉमेंट ऑन पॉवर्टी मेड मी एंग्री। तो होता है कई लोग दे वॉन्ट टू साउंड कूल, तो पॉवर्टी के बारे में ऐसे ही कमेंट कर देते हैं कि गरीबों को बच्चे वगैरह कम करने चाहिए, वो गरीब हैं क्यों, उनकी गलती है वगैरह। तो ये कमेंट क्या है? कैलस कमेंट है, इनसेंसिटिव सी, कोल्ड हार्टेड, हार्टलेस कमेंट होती है। तो उसकी वजह किसी को गुस्सा भी आ सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि द होटल ओनर एक्टेड इन अ कैलस मैनर विद दोज हु वर्कड फॉर हिम। तो जो होटल ओनर था, जो उसके अंडर काम करते रहे, वो काफ़ी इनसेंसिटिव तरीके से उनके साथ पेश आता था। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? सेंसिटिव, केयरिंग, कंसिडरेट।
सो ऑल दीज आर द एंटोनिम्स एंड ऑफ कोर्स द सिनोनिम्स ऑफ कैलस, याद रखना इंपॉर्टेंट। देखिए अगला शब्द है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट एडजेक्टिव है। देखो म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा जेनरस हो, या कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा जेनरस हो, बहुत उदारवादी हो, ओपन हार्टेड हो, मैग्नेनिमस हो। मैग्नेनिमस एक वर्च्यू भी होता है बाय द वे। फिलैंथ्रोपिक हो, मतलब चैरिटी वगैरह करता हो, ठीक है। तो बाउंटीफुल भी कह सकते हो आप। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है इसके। द म्यूनिफिसेंट मैन बॉट ऑल द ऑर्फन्स, ऑर्फन्स जिनके पेरेंट्स नहीं होते, न्यू लैपटॉप। सिंपल सेंटेंस है, हम ये भी कह सकते हैं हिज म्यूनिफिसेंट डीड, डीड मतलब कार्य, ठीक है, डीड। हिज म्यूनिफिसेंट डीड विल बी रिमेंबर्ड फॉर एजेस। तो विल बी रिमेंबर्ड फॉर एजेस मतलब कई सालों तक, कई सदियों तक उसको लोग याद रखेंगे, उसकी जो जेनरस, जो उसकी एक उसने कार्य किया। तो इसके कुछ एंटोनिम्स हो सकते हैं, मीन, निगर्डली, माइजरली, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ म्यूनिफिसेंट। इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड। देखो अगला शब्द है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक एडजेक्टिव है। देखो विट्रियोलिक बहुत नेगेटिव वर्ड है। यू डू नॉट वांट टू बी विट्रियोलिक। विट्रियोलिक आदमी होता है जो बिल्कुल तीखा हो, किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकता, 24 घंटे क्रिटिसिज्म करता रहेगा, स्पाइटफुल, एक्रीमोनियस, बिटर, कड़वाहट से और गुस्से से भरा हुआ। अब जैसे इसके दो सेंटेंसेस ऐसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ये याद रखने में मेरी आसानी होगी। नो वन लाइक्स हिम फॉर हिज विट्रियोलिक नेचर। किसी आदमी का नेचर भी विट्रियोलिक हो सकता है, एडजेक्टिव है, कहीं भी लगा दो, किसी की विशेषता बताने के लिए लगा दो। तो आप ये भी कह सकते हो ही कांट अप्रिशिएट द क्वालिटीज ऑफ हिज कंपेटिटर्स बिकॉज ऑफ हिज विट्रियोलिक एटीट्यूड। तो कई बार होता है कि जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं उनसे भी आप सीखते हो, बात कोई मगर कोई विट्रियोलिक आदमी हो जो हमेशा क्रिटिसिज्म से भरा हो, तो उनसे भी नहीं सीख पाएगा। ही विल ऑलवेज लाइक हाँ बेकार है, सब बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, तो हमेशा सबको क्रिटिसाइज करता रहेगा। तो इसके एंटोनिम क्या होंगे? समवन हु इज़ रिस्पेक्टफुल, सिविल, कर्टसियस, कर्टसी हो उसके अंदर कि कैसे किसी से बात वगैरह करनी है, तो काफ़ी अच्छा इसका एंटोनिम है। ग्रेशियस। सो ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ विट्रियोलिक। देखो अगला शब्द है प्लाउडेट। प्लाउडेट का क्या होता है? प्लाउडेट मतलब प्रशंसा, एक प्रेज, एक्लेम, किसी को कमेंड करना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। तो यहाँ पर एक सिंपल इसके दो सेंटेंस है। आपको पता है एक बहुत ही मशहूर एक साइंटिस्ट हैं जो व्हील चेयर पे हैं, वो हिल भी नहीं सकते, बट फिर भी उन्होंने ब्लैक होल्स पर बहुत कमाल की थ्योरीज बनाई है। स्टीवन हॉकिंग इंग्लैंड के हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टीवन हॉकिंग डिजर्व्स एवरी प्लॉडेट ही गेट्स। जितनी भी उनको प्रेज मिलती है, प्रशंसा मिलती है, वो डिज़र्व करते हैं। अच्छा, आप अगर ये कोई चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हो जहाँ पे तारीफ़ें बनी हुई लिखी हुई है कि कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया, तो आप कहोगे द लेटर वेंट ऑन एंड ऑन, पेज आफ्टर पेज, प्लॉडेड आफ्टर प्लॉडेड। ये लिख के रख लेना, कहीं ना कहीं यूज़ कर लेना इसको। सुंदर सेंटेंस है, इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, ठीक है, कि कोई बहुत ही ज़्यादा तारीफ से बड़ा लेटर हो, ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम होंगे वो क्या क्या होंगे? क्रिटिसिज्म करना किसी को, किसी की इंसल्ट करना, प्रशंसा का उल्टा। देखिए अगला शब्द है डेस्पॉट। डेस्पॉट, डेस्पॉट क्या होता है? डेस्पॉट मीन्स कोई तानाशाह, कोई टोटलिटेरियन, कोई ऑप्रेसर, लोगों को जो दबा के रखने वाला हो, ठीक है, कोई डिक्टेटर्स आदमी, कोई हिटलर टाइप का आदमी, टायरेंट। तो यहाँ पर इसके कुछ सेंटेंसेस है कि ट्रम्प प्लान्स टू रूल अमेरिका लाइक अ डेस्पॉट। जिस तरीके के उनके मंसूबे लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि किसी डिक्टेटर की तरह राज करेंगे, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं द डेस्पॉट हैड हिज ओन ब्रदर किल्ड एट द एयरपोर्ट। यहाँ पे किम जोंग उन की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो इसका कोई एंटोनिम तो प्रॉपर हो नहीं सकता, मैक्स यही बन सकता है डेमोक्रेट, कोई मतलब डेमोक्रेटिक कह लो, जो एक तरीके से लोकतंत्र में विश्वास रखे, वो इसका उल्टा होगा। बाकी उल्टा पूछेंगे नहीं, इसका 99.99% जो है सिनोनिम ही पूछेंगे। सिनोनिम से याद रखना सारे वर्ड ये टायरेंट, डिक्टेटर, एब्सोल्यूट रूलर, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेट, ऑप्रेसर, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर एक ईडियम बेस्ड MCQ है। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। लॉरल्स कहते हैं इसको। अच्छा, एक बार इसका वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करके देखो, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। देखो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा टू बी कंप्लेसेंट। हाँ, रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स का मतलब होता है टू बी कंप्लेसेंट।
थोड़ा सा आपको पहले कंप्लेसेंट का मतलब समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, फिर ईडीएम का मतलब भी समझा। देखो, कंप्लेसेंट होता है एक ऐसा आदमी जो अपने से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो, इतना संतुष्ट हो कि ऑलमोस्ट प्राउड हो अपने ऊपर के, हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आत्मसंतुष्ट, सेल्फ अप्रूविंग, खुद को ही कि हाँ अब तो मैं बेस्ट हूँ, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो होता है कंप्लेसेंट। तो कुछ सेंटेंसेस है इसके यहाँ पे। हाउ कैन यू बी कंप्लेसेंट विद सच अ स्मॉल सैलरी एंड एन अब्यूसिव बॉस। तो कोई यहाँ पे कह रहा है कि इतनी छोटी पगार और इतने अब्यूसिव बॉस के साथ आप कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट कैसे हो सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्लेसेंट विद हिज स्टडीज आएगा, सॉरी यहाँ पर स्टडीज, कंप्लेसेंट विद हिज स्टडीज, रोहन डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे वॉचिंग क्रिकेट। तो उसने कहा कि हाँ खूब पढ़ लिया, आज मैंने चैप्टर ख़त्म कर लिया, रिवीजन हो गया, अब जाके बस क्रिकेट देखूंगा। तो इसका जो यहाँ पे एंटोनिम होगा वो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड या हम्बल, प्राउड का हम्बल, मतलब ठीक है, एसेंस के हिसाब से समझ लो इसका। अब ईडीएम समझाता हूँ, लॉरेल्स का क्या मतलब। देखो, रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है कि जो आपने एकॉम्प्लिशमेंट्स कर ली है उससे सेटिस्फाइड हो जाओ, जो मतलब अतीत की आपकी एकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उस पर, और आगे कुछ नया करने का प्रयास बंद कर दो। अच्छा, ये रेस्ट क्यों कहते हैं, लॉरेल्स का क्या मतलब हो गया। देखो, लॉरेल्स ये होते हैं, ये सारे ग्रीस से ही आते हैं। ग्रीस में क्या होता था, कोई भी इंसान कोई अगर कुछ जीत जाता था तो उसको ये पत्तों का हार सर पे बनाते थे। तो आपने देखा होगा आजकल कोई जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पर भी जो ये लॉरेल्स हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं, टाइटल लिखा होता है मूवी का बीच में और आसपास उसके लॉरेल्स बने होते हैं। तो ये वही होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी है। तो आज के ज़माने में तो खैर अलग तरीके से यूज़ करते हैं, मगर पुराने ज़माने में दिस वॉज लाइक अ ट्रॉफी, जो ये सर पे पहनता रहा, मतलब कोई उसने एकम्प्लिशमेंट करी है। तो रेस्ट ऑन लॉरेल्स मतलब ऐसे किसी के पास खूब सारे लॉरेल्स हो, उसके ऊपर सो जाए, मतलब कि उसने पास्ट में जो भी तीर मारे हैं उससे संतुष्ट है और आगे कुछ नया नहीं करना चाहता। सो इज़ रेस्टिंग ऑन हिज लॉरेल्स। तो यहाँ पर इसका एक सेंटेंस है, जस्ट बिकॉज यू गॉट योर डिग्री डज नॉट मीन दैट यू कैन रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। तो ये ऐसे नहीं कि डिग्री एक बार आपने पा ली तो मतलब कि बस अब जो भी मैंने कर लिया सो कर लिया, उस पर आराम करूँगा, अभी भी आगे बहुत काम करना बाकी है। सो यू मस्ट बी एम्बिशियस। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको स्वार्थी पर, इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रखना यार, मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग स्वार्थी बोलते हैं। तो स्वार्थी पर एक बढ़िया सा सेंटेंस बनाओ। आई एम श्योर कि आप काफ़ी सारे इसमें बढ़िया सेंटेंस बना पाएंगे, और वैसे भी अलग और भी सेंटेंस जो भी बनाओ, लिखो यार, जितना लिख सकते हो लिखो। और लोगों को आप नीचे अगर आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ोगे कमेंट सेक्शन में, लोगों को बहुत फ़ायदा मिला लिखने से। तो अगर आप अब तक एक बहुत ही शाई एक लिसनर रहे हो, आपको लिखने का पता नहीं कुछ डर है, जो भी है डर को फेंक दो, जस्ट राइट एंड इट विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो या दैट्स अबाउट इट। डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो करो, और मुझे भी फेसबुक पे फॉलो करना। फेसबुक का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग मी ऑन फेसबुक। मैं वहाँ पे ऑडियो बुक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ दैट विल हेल्प यू improve your English. And yeah, that's about it. Thanks for watching this video. I will see you tomorrow.